1922 के दौरान एक 15 साल का लड़का छोटे से ऑटो रिपेयर शॉप में जाता है टोक्यो जापान में, जहां पर उस गैराज के ओनर उस लड़के से सवाल करते हैं और कहते हैं कि वह इन सारे कामों के लिए नहीं बना और उस गैराज की साफ सफाई और उनके बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं। उस समय इस लड़के के बारे में सोचने के लिए किसी के पास ज्यादा वक्त नहीं था और ना ही किसी को परवाह थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह बच्चा कौन है और यह क्या बन सकता है। उसके कुछ सालों बाद वह लड़का, जिनका नाम था सोइचिरो होंडा, अब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कार कंपनियों से कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड उन्हीं की है। यह कहानी एक गरीब जापानीज लड़के की जो कभी गैराज की साफ सफाई किया करता था, आज वह $multi-billion ब्रांड बना बैठा। होंडा मोटर्स। कहानी की शुरुआत होती है 1906 से, जब एक छोटे से गांव तेनरियो शिजुका में माउंट फुजी के पास गेही होंडा और उनकी वाइफ माइका होंडा के घर उनके पहले बच्चे सोइचिरो होंडा का जन्म होता है। वैसे तो सोइचिरो होंडा 8 भाई बहन थे, मगर 5 की मौत बचपन में ही हो गई थी खराब स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उन्हें बचा सके। सोइचिरो होंडा के पिता एक लोहार थे और उनकी माँ एक टेलर। सोइचिरो होंडा सिर्फ 8 साल के ही होंगे जब पहली बार उनका सामना एक कार से हुआ था। वह कार एक फोर्ड की मॉडल टी थी, जिसे देख उन्होंने बचपन से ही सोच लिया था कि उन्हें बड़े होकर मैकेनिक बनना है। उस समय जापान में साइकिल्स का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि साइकिल्स काफी सस्ती हुई करती थी और लोग अक्सर उसे ठीक कराने के लिए सोइचिरो के पिता के पास आया करते थे। सोइचिरो के पिता धीरे धीरे पुरानी साइकिल्स को बेचना और उन्हें ठीक करने का काम भी करने लगे। सोइचिरो का ज्यादातर वक्त अपने पिता के साथ शॉप पर ही बीतता था, क्योंकि उन्हें मैकेनिक बनना था और उन्हें इन सभी चीजों में मन भी लगता था। अब सोइचिरो 15 साल के हो चुके थे और रोजाना की तरह वो अपने घर से स्कूल की ओर निकले और उन्हें रास्ते में एक ऑटोमोबाइल सर्विस कंपनी की एड दिखी, जिसका नाम था आर्ट सोकाई, जो कि टोक्यो में थी। वह कंपनी हर तरीके की गैसोलीन इंजन्स की रिपेयरिंग किया करती थी और इसे पढ़कर सोइचिरो 15 साल की ही उम्र में अपने घर को छोड़कर टोक्यो की ओर चले गए, इस उम्मीद से कि उन्हें काम सीखने मिलेगा। लेकिन वहां पर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। जब सोइचिरो उस गैराज में पहुंचे, तब उस गैराज के मालिक यूजो साकाकीबारा ने उन्हें बच्चे संभालने का काम दिया। सोइचिरो का काम इतना था कि वह गैराज के ओनर के बच्चे को कपड़े में लपेटकर और अपनी पीठ पर लाद कर घूमते रहे। सोइचिरो यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर वह वापस जाते तो उन्हें अपने पेरेंट्स को फेस करना पड़ता। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब गैराज में काम बढ़ने लगा और वर्कर्स की कमी पड़ने लगी। इसको देखते हुए गैराज ओनर यूजो साकाकीबारा ने सोइचिरो को मैकेनिक शॉप में लगा दिया। सोइचिरो को तो पहले आसान काम ही दिया गया था, लेकिन वह हर चीज को बहुत ही जल्दी सीख लेते थे, जिसकी वजह से गैराज में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और उनका पहचान एक अच्छे मैकेनिक के तौर पर होने लगा। इसके चलते एक दिन ओनर की नजर उन पर पड़ी, जिसे देखते हुए उन्होंने सोइचिरो को अपने अंडर ले लिया और मैकेनिकल रिपेयरिंग के अलावा उन्हें बिजनेस साइड के बारे में भी बताया। सोइचिरो उस वर्कशॉप में वो हर चीज सीख चुके थे जो उन्हें फ्यूचर में काम आ सकती थी, चाहे वो कार्स की रिपेयरिंग हो या फिर बाइक्स की। अब सोइचिरो होंडा की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और उन्हें आर्ट सोकाई का एक नया ब्रांच खोलने का मौका मिला, जिसके चलते उन्होंने हमामात्सु में आर्ट सोकाई का एक नया ब्रांच खोला, जिसमें केवल गाड़ियों की रिपेयरिंग ही नहीं बल्कि मॉडिफिकेशन और ट्यूनिंग भी की जाती थी। उस समय मोटर स्पोर्ट्स का भी चलन यूरोप, अमेरिका और जापान में काफी तेजी से बढ़ रहा था और 1923 में सोइचिरो अपने कुछ एम्प्लॉयज के साथ मिलकर एक रेसिंग कार बनाने में सफल हुए। उनके पहले रेसिंग मॉडल का नाम आर्ट डायमेलर था, जो कि बहुत ही जुगाड़ से बनाया गया था, जिसमें एक सेकेंड हैंड इंजन का प्रयोग किया गया था, जो कि एक अमेरिकन कर्टिस बाइप्लेन की थी। इस कार को 5th जापानीज मोटर चैंपियनशिप में उतारा गया था और 1924 के दौरान अपने पहले ही रेस में इन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल की। यह एक बहुत ही अनोखा अनुभव था एक 17 साल के लड़के के लिए, और इसके बाद से ही मोटर स्पोर्ट्स इनकी पहचान बन गई और इन्होंने कई सारे रेसेस भी जीते। लेकिन इनका रेसिंग करियर तब खत्म हो गया जब सोइचिरो का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हालांकि सोइचिरो इस एक्सीडेंट में बच तो गए थे, लेकिन इनके वाइफ और इनके पेरेंट्स इन्हें दोबारा रेसिंग ट्रैक पर नहीं उतरने दिए। अब 1926 का दौर आया था और वर्ल्ड वार भी शुरू हो चुका था, जिसमें सोइचिरो होंडा कलर ब्लाइंड होने के कारण मिलिट्री से रिजेक्ट हो गए थे, जिससे उन्हें आर्ट सोकाई में अपने काम को जारी रखने का मौका मिला। लेकिन सोइचिरो अपने इस काम से भी खुश नहीं थे और वो अब इस रिपेयरिंग के काम से ऊब चुके थे। उन्होंने हमामात्सु के आर्ट सोकाई ब्रांच को एक अलग ब्रांड बनाने का ऑफर रखा, जिसे इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने देखा
कि इस ब्रांड से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और अलग ब्रांड खोलकर वह रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए सोइचिरो ने डिसाइड किया कि वह अब अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे जिसमें वो पिस्टन रिंग्स को बनाएंगे। उन्होंने टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी को स्टार्ट किया अपने दोस्त सोइचिरो काटो के साथ। सोइचिरो अब दिन भर में 2 शिफ्ट किया करते थे, जहाँ पर दिन में वह 800 इकाई में रिपेयरिंग और शाम में पिस्टन रिंग्स बनाते थे। हालांकि वो पिस्टन रिंग्स बनाने में बार बार फेल हो जाते थे और उनका काफी टाइम भी बर्बाद हो रहा था। इसलिए उन्होंने हमामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कराया एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट मेटलर्जिकल में। आखिरकार 1939 में सोइचिरो अपना पहला पिस्टन रिंग बनाने में सफल हुए, जिसके बाद टोयोटा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया पिस्टन रिंग्स बनाने का और उन्होंने टोयोटा में अपने पिस्टन रिंग्स के 50 सैंपल भेजे, जिसमें केवल 3 ही सेलेक्ट हो पाया था। और अब सोइचिरो का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जवाब सा देने लगा था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और पूरी जापान में घूमे, जहाँ पर वो कई सारे यूनिवर्सिटीज और स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गए ताकि उनके पिस्टन रिंग्स की क्वालिटी अच्छी हो सके। और एक बार उनकी क्वालिटी अच्छी होने के बाद उन्हें टोयोटा ही नहीं बल्कि जापान की कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनी से ऑफर आने लगा और देखते ही देखते उनकी कंपनी में 2 एम्प्लॉय की जगह 2000 एम्प्लॉय हो गए। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरीके से कूद पड़ा और जापानीज गवर्नमेंट ने सोइचिरो की कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया और मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशन को दे दिया। और कुछ ही दिनों के बाद उस कंपनी की 45% इक्विटी टोयोटा के पास चली गई और सोइचिरो को अपने ही कंपनी में प्रेसिडेंट के पद से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। और धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होते चली गई और लगभग आधे से ज्यादा लेबर्स रिजाइन दे दिए थे क्योंकि उन्हें मिलिट्री को ज्वाइन करना था, ऐसा उस टाइम की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था। लेकिन सोइचिरो फिर भी काम करते रहे और कई सारे इनोवेशंस किए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को ऑटोमेट करना ताकि नौसिखिए लोग भी सही तरीके से पिस्टन रिंग्स को बना सके। पिस्टन रिंग्स अब भी बन रही थी, लेकिन फाइटर प्लेन्स और मिलिट्री व्हीकल्स के लिए। और सिचुएशन अभी भी खराब होते ही जा रही थी क्योंकि 1944 आते तक अब यह क्लियर हो चुका था कि जापान वर्ल्ड वॉर हारने वाला है और अमेरिकन प्लेन के द्वारा बॉम्बिंग की वजह से हमामात्सु पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और उसी के 1 साल बाद निकावा डिस्ट्रिक्ट में आई अर्थक्वेक के कारण उनका दूसरा प्लांट भी बर्बाद हो चुका था। हालांकि जापान 1945 तक सरेंडर कर चुका था, लेकिन तब तक सोइचिरो अपना सारा कुछ खो दिए थे। वार खत्म होने के बाद सोइचिरो अपनी बची हुई कंपनी को टोयोटा को बेच देते हैं, जिसका उन्हें सिर्फ 45,000 येन मिलते हैं, जो कि अभी के टाइम ठीक से $2,000 भी नहीं बनते। वार की वजह से कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन बुरे स्तर पर थी और वहां पर लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 1946 के दौरान सितंबर के महीने में जब सोइचिरो कहीं जा रहे थे, तब उनकी नजर एक जनरेटर पर पड़ी जो कि इंपीरियल आर्मी की रेडियो को चलाता था, जिससे उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने इस जनरेटर को बाइसाइकिल में यूज करने का सोचा। वैसे तो यह आइडिया कुछ नया नहीं था, क्योंकि यूरोप में बाइसाइकिल्स में मोटर लगाना बहुत ही कॉमन था और इसमें से कुछ जापान में भी थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि कंट्री को भी चीप ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, जिसे देख उन्होंने अपने घर को ही होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया, जिसका एक बड़ा कारण था कि वो मोटरसाइकिल्स को बना सके। और देखते ही देखते यह मोटर बाइक जापान में काफी तेजी से पॉपुलर होते गई, जिसके चलते होंडा को अपनी खुद का एक इंजन डेवलप करना पड़ा। इन मोटरसाइकिल्स को बोला जाने लगा टाइप ए और पहली बार होंडा नाम किसी मशीन पर आई थी। इस दौरान उनकी मुलाकात ताकियो फुजीसावा से हुई, जो उनके पुराने दोस्त और जानकार भी थे। इन दोनों ने मिलकर होंडा की किस्मत बदल दी। ताकियो फुजीसावा बिजनेस पार्ट देखते थे और सोइचिरो होंडा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। होंडा अब जापान में एक बड़ा ब्रांड बन चुकी थी और उनका दूसरा टारगेट था अमेरिका और यूरोप। और सिर्फ 1959 में ही होंडा अमेरिका में एंटर कर चुकी थी। वैसे तो होंडा ने कई सारे रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट किए थे, लेकिन उनके सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ये 50 सीसी वाली होंडा सुपर स्कब, जो कि 1956 में अमेरिका और यूरोप में लॉन्च की गई थी। और यह देखते ही देखते इतनी ज्यादा बिकने लगी कि हार्ले डेविडसन और कई सारे ब्रांड्स के कंबाइंड सेल्स भी इसके आसपास भी नहीं आती थी। और यह मोटरसाइकिल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बन चुकी थी। और सिर्फ इस बाइक की वजह से होंडा पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी थी। होंडा सिर्फ मोटरसाइकिल तक ही सीमित नहीं रही, होंडा अब 4 व्हीलर के मार्केट में भी कदम रख चुकी थी और उनका पहला 4 व्हीलर था केयर ट्रक। और उन्होंने दूसरा रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने अपने होंडा सिविक को लॉन्च किया। यह कार अमेरिका और यूरोप में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी। और इस कार को भी दुनिया की सबसे ज्यादा सोल्ड कार की लिस्ट में रख दिया गया। 80s तक होंडा 3rd बिगेस्ट कार प्रोड्यूसर थी जापान में और 90s आते तक होंडा 3rd बिगेस्ट बन गई वर्ल्ड में। सोइचिरो होंडा 1973 में रिटायर्ड हो गए थे और उनकी मौत 5 अगस्त 1991 को हो गई।
और अब होंडा सिर्फ कार और बाइक्स ही नहीं बनाती, बल्कि वह रोबोट्स और प्लेन के इंजन भी बनाया करती है। सोइचिरो होंडा का मानना था कि सक्सेस आपकी मेहनत का सिर्फ 1% ही दिखाती है, जिसे करने में आप 99 बार फेल हुए हों। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट में बताएं कि आप दूसरा वीडियो किस पर देखना चाहते हैं।